औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कौमें असले से नहीं जज्बे से लड़ा करती हैं। अफ़गान फ़ौज को अमरीका ने भरपूर असले से लेस किया, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। अफ़गान फ़ौज को बुरी तरीके से शिकस्त हुई। 20 साल अमेरिका ने अफ़गान फ़ौज की तरबियत की और बिल आखिर जब तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभालना शुरू किया तो अफ़गान फ़ौज ने बग़ैर किसी मज़ामत से कंट्रोल अफ़गान तालिबान के हवाले कर दिया। आज हमने बात करनी है नाज़रीन, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के आने वाले जो मौजूदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान की क्या पॉलिसीज़ होंगी अफ़गानिस्तान के हवाले से, और दुनिया की क्या इस वक्त अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी, और आइंदा आने वाले वक्तों में अफ़गानिस्तान के हालात, अफ़गानिस्तान के जो अंदर मामलात हैं उनको किस तरह देख रहा है पाकिस्तान और बाकी दुनिया। इस सब सिलसिले पर बात करने के लिए हमारे साथ जो आज पैनल मौजूद है उसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ जी आपसे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी खादम मांडला साहब, सीनियर तजियाकार हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के स्पोक पर्सन हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंजीनियर चौधरी इफ्तिखार साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे जी एडवोकेट इम्तियाज़ हुसैन वड़ाई साहब। वेलकम टू प्रोग्राम जी। थैंक यू। चौधरी इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अफ़गानिस्तान के हवाले से आइंदा आने वाले वक्त में क्या पॉलिसी होगी। मौजूदा हालात तो आपके सामने, अफ़गानिस्तान के तालिबान ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया है और अफ़गान फ़ौज पसपा हो गई है। इस टाइम मुकम्मल जो मुल्क के अंदर का और बाहर का कंट्रोल है वो इस वक्त अफ़गान तालिबान के हाथों में है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल आइंदा जो रहते हैं कैसी पॉलिसी अपनाएगी, खारजा पॉलिसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले तो तालिबान को एक 20 साल जद्दोजहद के बाद जो अजीम शान कामयाबी मिली है उनको मुबारकबाद हम पेश करते हैं। ये मुल्क एक आज़ाद मुल्क है, अफगानिस्तान, और पाकिस्तान भी एक आज़ाद मुल्क है। हम उनकी आज़ादी का मुकम्मल एहतराम करते हैं और हम ये समझते हैं कि दुनिया में जो जो मुल्क हैं वो अपने अंदर जो अपने हालात के मुताबिक जो भी फैसला करें हम उनकी हमायत करने वाले। हम कौन होते हैं उनको डिक्टेट करने वाले कि आप किस तरह की हुकूमत करें और किस तरह की चलाएं। लेकिन हमें पूरी उनसे उम्मीद ये जरूर है कि तालिबान के साथ जो जुड़े हुए खतरात हैं वो उनसे थोड़ा सा हट के, और जैसे कि उन्होंने साबित किया और जैसे फतह किया उन्होंने और सब माफी दी, तो मेरे नजदीक तो ये उन्होंने फतह मक्का सानी की है। तो हम ये समझते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमाया था, इन्होंने माफ फरमा दिया। बदले ना ने खुरेजी से बाहर आए, कौम तरक्की करे। कौम अफगानी कौम जो है बड़ी उसने बड़ी तकलीफें देखी हैं। सिर्फ 20 साल नहीं है, ये 1979 में रशिया ने इन्वेड किया था, उस वक्त से लेकर आज तक अफगानी जो है कभी रशियन के खिलाफ मुजाहमत करते नजर आए और कभी अमेरिकन के खिलाफ। इस पूरी लड़ाई में मैं समझता हूँ द लूजर इज इंडिया, कि जिसने अफगानिस्तान के अंदर बड़े कौंसलेट बनाए और पाकिस्तान के बलोचिस्तान में इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की, जो कुलपोश भेजे, और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, दरिया सिंध का पानी जो मोड़ने की कोशिश की, और उन्होंने जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बिलियंस में की है, मेरा ख्याल है उनको समझ आना चाहिए। वैसे तो अगर उन पर कोई अक्लमंद होती है, चाणक्य के शागिर्द होते तो उनको पता हो जाना चाहिए था कि इसी अफगानिस्तान से महमूद गजनवी ने उनको 17 हमले करके उनका सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, और उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने उनको पूरी तरह शिकस्त दी। और ऐसी बेवकूफ़ी में उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो वो जैसे कहा जाता है कि ये 3 बड़ी स्टेट्स का कब्रिस्तान, ये ग्रेवयार्ड साबित हुए हैं। जैसे बरतानिया था पहले, उसके बाद अमेरिका आया, और उसके बाद रशिया आया, सॉरी, उसके बाद अमेरिका आया। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अपने मसाइल हैं, वो कभी भी अपनी नाज जो है वो अननेसेसरी वहाँ नहीं करेगा, और हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनकी जिद्दोजहद को और करते हैं। कुरेजी ना हो, अपने तरीके से वो जो भी करें, हमें उनको बिल्कुल डिक्टेट करने की जरूरत नहीं। अलबत्ता एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कहूँगा कि बड़ा अच्छा पैनल आपने बताया, माला साहब बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, ये भी मुझे सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह दोस्तों से मशवरा करेगा, रशिया, चाइना, ईरान से मिल के, और कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी कि जो दुनिया के लिए जो बेहतर हो। तो बिल्कुल आई होप फॉर द बेस्ट।
थैंक यू। अभी सुनते हैं दूसरे। इम्तियाज साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने अफगान अमल पर अपना मौकफ बड़ा वाजे कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान अफगान अमल में मुआविन है, जामिन नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये समझते हैं कि अफगान हुकूमत अफगान तालिबान बेहतर तरीके से चला पाएंगे, अमन अमान बरकरार रहेगा? जी बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने मुझे लिया इस प्रोग्राम में बड़े अहम मौजू के ऊपर और बड़ा सीनियर पैनल है जिसके साथ बैठा हूँ इस वक्त। बहरहाल जी बात यह है कि जो अगर ये जो तालिबान की जो हुकूमत अब बन रही है अफगानिस्तान के अंदर, इसको हमें 2-3 एरियाज में देखना पड़ेगा। पहला तो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान के लिए खुद शायद है, आपको पता है कि पिछले 20 साल से जब से वो पिछली गवर्नमेंट बनी थी, बिल्कुल जिसमें आखिरी जो है वो अशरफ गनी साहब की हुकूमत रही है, इस दौरान अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन को 18 कौंसलेट थे इसके इंडिया के, और उनका काम सिर्फ यही था कि अंडर कवर, वो वैसे तो डिप्लोमेट थे वहां पे, लेकिन वैसे अंडर कवर वो सारे राह के ऑफिसर थे और वहां से वो टेररिस्ट को ट्रेन करके और पाकिस्तान को भेजते। तो स्पेशली आपने देखा जब से कुलभूषण यादव जो है उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है और उसने भी इस चीज को माना है कि जी अफगानिस्तान के थ्रू वो सारी कार्रवाई करता रहा यहाँ पे। तो जितनी टेररिस्ट एक्टिविटी इसके ऊपर फिर पाकिस्तान को खास इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है, जो फेंसिंग की गई है पूरे बॉर्डर के ऊपर। तो पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान को एक अच्छा एक आसानी ये पैदा होगी कि उसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो काफी हद तक सेफ हो जाएगा जो तालिबान के आने से। और दूसरा ये कि जो हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, जो अदली दुश्मन है, वो वहां पे बैठा होता। तो एक एंगल तो ये है इसलिए। अच्छा, दूसरा एंगल जो है वो ये है कि सी पैक के हवाले से, सी पैक के हवाले से ये अफगानिस्तान के अंदर एक अच्छी गवर्नमेंट बनना जो कि इंडिया की डिक्टेट पे नहीं चल रही, वो सी पैक के लिए खुश आइंदा है, क्योंकि सी पैक का जो रूट है उसको सेव करना बड़ा जरूरी है। और अफगानिस्तान के अंदर बैठ के इंडिया जो था वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज कर रहे थे, और वो आपने देखा चाइनीज के ऊपर अटैक, इधर उधर अटैक, ये सारे वहां से हो रहे थे। तो सी पैक है वो भी सेफ हो गया। अब तीसरा, राजा साहब आपको याद होगा मेरे शायद 2-3 चैनल्स के ऊपर मैंने फोरकास्ट की हुई है कि कश्मीर को मैं 2022 में आजाद होता देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई है और एक रियासत नई वजूद में आएगी जो इस्लामिक स्टेट है, जो क्या कहते हैं इमारत इस्लामिया के नाम से जो बिल्कुल ऐसा ही है जी, इमारत इस्लामिया के नाम से। इसका जो है कश्मीर के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और इसमें पॉसिबिलिटी है कि जो इंडिया है वो मजबूर हो जाए कि अभी कश्मीर के बारे में कोई ना कोई सेटलमेंट किया जाए और कश्मीरी जो है जहाँ वहां पे पिस रहे हैं उनको वहां पे कोई आसानियां पैदा हो उनके लिए। तीसरा ये है कि जो अमेरिका जो है वो अब आप कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर, मैंने एक वीलॉग भी भेजा आज, तो उसके अंदर भी मैंने इसकी बात की है कि अमेरिका जो है उसके खिलाफ दुनिया के अंदर नफरत जो है बढ़ती जा रही है। और मैंने उसके अंदर वहां के जो अमेरिका के अवाम है उनसे एड्रेस किया कि जी आप जो है गवर्नमेंट को मजबूर करें कि वो जिस मुल्क में जाते हैं वहां पे एक तो डॉलर्स का ज़िया करते हैं, अपने फौजियों को मरवाते हैं और फिर नाकाम होकर वहां से निकल आते हैं और वहां पे हर चीज धर्म भरम कर देते हैं। अब लकीली ये हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी का आगाज नहीं हुआ और पूरा अफगानिस्तान इंटैक्ट है इस वक्त। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी थी कि वहां पे मुतहारिफ ग्रुप जो है वो सामने आ जाते और वो एक दूसरे के खिलाफ बरसरे बेकार हो जाते और अफगानिस्तान फिर एक बारूद बन जाता। बिल्कुल ठीक है। तो इम्तियाज साहब यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा, मांडला साहब की तरफ आता हूँ। मांडला साहब मुझे ये बताएं कि इम्तियाज साहब ने भी अभी एक बात की है, चौधरी साहब ने भी एक बात की है जी कि अमेरिका क्या तालिबान को तस्लीम करेगा? असल तो इस वक्त अमेरिका के ऊपर सारों की नज़रें मरकूज़ हैं कि अमेरिका क्या स्ट्रेटजी अपनाता है अफ़गान हुकूमत के बारे में और मौजूदा जो अफ़गान हुकूमत है अफ़गान तालिबान के बारे में। ज़रा थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा जी मंडला साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़रुख। सबसे पहली बात यह है कि पूरी दुनिया तालिबान से बहुत सी तवक्कुआत लगा के बैठी हैं, वो हुकूमत किस तरह करेंगे, चलाएंगे कैसे, दुनिया के साथ कैसे होंगे, मॉडरेट होंगे, ओल्ड तालिबान होंगे या न्यू तालिबान की क्या शक्ल होगी। तो ये तमाम दुनिया को खुद सोचना चाहिए कि आप खुद तो पहले वादे करेंगे आप अफगानिस्तान के साथ नई हुकूमत के साथ कैसे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपने पहले की तरह जिस तरीके से 96 में वो आए तो आप अगर उनको आइसोलेट ना करते तो वो बेहतरी की तरफ चले जाते, आपने उनको आइसोलेट किया। बिल्कुल ऐसे। अगर आज भी दुनिया 20 साल जो है वो जंग लड़ी है, उन्होंने जहाद किया है, लाखों जानों के उन्होंने नजराने पेश किए हैं
एक निज़ाम की खातर वो लड़े हैं, एक आइडियालॉजी के पीछे उन्होंने इतनी जो है वो शहादतें दी हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। उनके आने का मकसद एक नज़रिया है, एक आइडियालॉजी है, एक मजहब इस्लाम की खातर, उसके नफाज की खातर उन्होंने जानू के नजराने। अगर वो आज उस नजरिए से ही हट जाते हैं कि हम कोई मॉडरेशन की तरफ चले जाते हैं, को हम कोई डेमोक्रेसी की शक्ल बना लेते हैं, तो मुझे बताएं उनका 20 साल का जहाद, लाखों इंसानों की जानें और अफगानिस्तान का जो बहशर किया, तमाम जो है ना वो नेटो और बड़ी बड़ी सुपर पावरों ने आके, तो उसका फिर उनका जवाब क्या रह जाता है? बिल्कुल ऐसा पहले ही तो है जी, दुनिया बिल्कुल को ये ये बात है। क्लियर होना चाहिए कि जिस काज के लिए उन्होंने जदोजहद की है, जो कुर्बानियां दी है, वो कतन उस काज से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात, कैसे दुनिया के साथ चलना उन्होंने, दुनिया कैसे चलती है अभी तो देख रहे हैं ना, सारे बातें कर रहे हैं तो अखबार बांध के बैठे हैं, वो क्या करेंगे भाई? आप कैसे चलोगे उनके साथ? आपने इमदादें बंद करनी है, आपने उनके ऊपर पाबंदियां लगानी है। जब उनको आइसोलेट करोगे तो पहले की तरह वो पहले से ज्यादा सख्त होंगे। बिल्कुल तो ये बात है। अगर उनके साथ आप अच्छा चाहते हैं, इंसानियत के जो प्रचार करने वाले अगर चाहते हैं कि वो थोड़े मलायल हो जाए, तो मेरा ख्याल है इनको मोहब्बत का कदम जो है उनकी तरफ बढ़ाना चाहिए और पाकिस्तान को फिल फॉर पहल कर देनी चाहिए। इसको उसकी बिल्कुल वजह ऐसा कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हमारे बहुत से रिश्ते, मतलब कि 30-35 लाख अफगानी हमारे पाकिस्तान में, हमने उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल ये पहले से कर रहे हैं, अभी भी हम बढ़ चढ़ कर सारा रोल प्ले कर रहे हैं। जिस तरीके से कहा कि जो तमाम अमन प्रोसेस में हमने एक मुआवन का बहुत अच्छा किरदार अदा किया, जो कि हमारे हरीफ दुश्मन जो भारत है उसको तो नहीं पा रहा था, बिल्कुल ऐसा वो ही जो है। झूठे प्रोपोगंडे कर रहा था। जिस तरीके से इम्तियाज साहब बता रहे हैं कि उन्हें को 18 कौंसलेट वहां खोले हुए थे, तो वहां जो उनके सफारतकार थे वो सफारतकारी तो नहीं करते थे, वो तो दहशत गर्दों की सहूलतकारी का काम करते थे। बिल्कुल ऐसा और ही है। वो हमने डोजियर में एक एक बात खोल कर इकवाम मुत्तहिदा में बताई कि किस किस तरीके से वहां को 66 कैंप, 66 कैंप जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ रा, वो ट्रेनिंग कैंप जो है वो बना के वो रखे थे, जिसकी वो दहशत गर्दी पाकिस्तान में कराते थे। हर एक जो इधर धमाका होता है, जो यहाँ दहशत गर्दी होती है, उसके ताने बाने सारे जाके भारत में मिलते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो जान छूटी, अभी मेरा ख्याल जो तालिबान आए हैं उन्होंने आकर ये बड़ा क्लियर वाज़ेह ऐलान किया कि हमारी सरजमीन किसी मुल्क के लिए भी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, नहीं होगी जी। और हमें इसकी जो है ना वो मजीद जो है ना उनका जो है ना वो हौसला बुलंद करना चाहिए। ठीक। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आता हूँ। बड़ा अहम जी। सवाल है, दुनिया की भी नज़रें मरकूज हैं, पाकिस्तान भी देख रहा है, पाकिस्तान भी डेफिनेटली, पाकिस्तान को भी अभी अमेरिका की पॉलिसी वाजे नहीं है कि अमेरिका क्या अमेरिका क्या, जिस तरह पाकिस्तान भी देख रहा है, अमेरिका क्या अफगान तालिबान को तस्लीम करेंगे, उनकी हुकूमत को तस्लीम करेंगे जी? देखो, अमेरिका मेरे ख्याल में तस्लीम करेगा। जो बाइडन की जो पॉलिसी है वो अपने तमाम तर जो इससे पहले के प्रेसिडेंट गए उनसे बिल्कुल हट के है। आपने देखा होगा कि जो बाइडन ने आके तस्लीम किया कि हम एक गलत लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने अपने $1 ट्रिलियन और अपने लोग जो हैं वो गलत ज़ाया किए। तो मुझे तालिबान में भी एक बड़ी तब्दीली नजर आई है। जैसा कि मैंने पहले सेगमेंट में जब आपने पूछा तो मैंने आपको बताया कि तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। तालिबान ने अपना रवैया नरम रखा है और दुनिया को मैसेज दिया है कि हम दुनिया के साथ चलेंगे। बाकी रही बात दुनिया की, तो मैं हैरान हूं कि इस दुनिया ने कभी इसराइल से नहीं पूछा कि आपकी पॉलिसी क्या है, आप फलस्तीनियों के साथ कैसा सलूक करेंगे, आप फलस्तीनियों को आज़ादी देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं, आप उनको नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़ने क्यों नहीं देते। इस तरह की चीजें जो हैं वो इसराइल के लिए उनका कोई और म्यार है और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई हमारा अपना होगा। अब देखें, अगर उनका अपना ही म्यार होता तो अशरफ गनी को इतनी बड़ी मुज़ाहमत का कैसे सामना करना पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा कि मेरे दोस्त मांडला साहब ने ये कहा कि इतनी बड़ी तकलीफें, इतनी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने दी है, तो अपनी काज के लिए दी है कुर्बानी।
उन्होंने इस डेमोक्रेसी के लिए दी है, इस जमहूरियत के लिए दी है कि जिसने पूरी दुनिया को कुछ नहीं दिया। हम जमहूरियत जमहूरियत तो करते रहते हैं। आप देख लें कि जिन जमहूरी मुल्कों की ये बात करते हैं, वहां के अगर कोई एक फुटबॉल मैच डिस्टर्ब होता है तो उनके सिस्टम कैसे हिल के रह जाते हैं। दूसरों को तो हमारे ऊपर तो बड़ी इनकी नजर होती है कि भाई एक लड़की मीनार पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया। ये लोफरों के जलसा आम में उस आयशा अकरम के साथ जो कुछ हुआ, हमारे अंदर के लिबरल जो है जिसको मौत पड़ती है, कहते हैं हम बेटी के बाप नहीं, हमें खुश नसीबी। पूरी दुनिया क्यों हमारे ऊपर देखती है? असल में अपने गिरेबान पे झांके कि वहां क्या हो रहा है, वहां जो कुछ हो रहा है। हमारे ये जो लिबरल फसादी राइटर्स और जो लेफ्ट के जो क्या हम मतरूका लोग और रशिया की छोड़ी तिलछटे हैं, जो आज जो अमेरिका के नीचे घुसी हुई है और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, और जिनको यहाँ के अखबारात और चैनल्स ने अपनी मर्जी से निकाला तो जाके वो दूसरों के आगे बिक गए हैं और लेट गए हैं। और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के अदारों के ऊपर ये हमेशा जो बकवास करते हैं, अपना मुंह खोलते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अफगानों की कुर्बानियां क्या। आज बैठे हुए बड़े बड़े फिलासफर जी अफगानियों को, तालिबान को ये करना चाहिए, तालिबान को वो करना चाहिए। और बाबा जिन लोगों ने अपनी नस्लें दी, अब्दुल गनी बरादर को आपने जो मॉडरेट थे आपके सदर, उन्होंने जेलों में बंद करके रखा। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को आप गिरफ्तार करके कंटेनरों में बंद करके लोगों को आपने मारा। जब उन्होंने इतनी कुर्बानियां दे के आजादी हासिल की है, तो आप कहाँ के मामे खां बनते हैं कि उनको डिक्टेट करें? उनको रहने दें, वो खा लेंगे पी, उनकी क्या नीड है? शाह फैसल को एक दफा कहा था अमेरिकन ने कि हम आपके ऑयल के कुएं जो तबाह कर देंगे, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि बकरी और ऊंट हमारे पास मौजूद है और हमारा खैमा मौजूद है। बिल्कुल यही भाई जब वो उनकी नीड ही नहीं है। आपकी जरूरत ये है कि एसी बंद हो जाए, 2 घंटे आपको बिजली बंद हो जाए पाकिस्तान में तो चीख उठते हैं, गैस आपको न मिले तो आपकी आसमान तक आवाजें जाती। जब उनकी ये पूरी उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो नहीं चाहते कि भाई एसी हो, वो नहीं चाहते कि हमारे पास दुनियावी सहूलतें हों, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, आरामदेह हों। वो फकीरों की तरह गारों में रहने वाले लोग हैं। अगर उन्होंने लड़के अपना मुल्क हासिल किया तो ना तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी वो जनाब वहां पे कोई मनमानी करे, ना पाकिस्तान को किसी का आलाकार बनना चाहिए। सबको अपने अपने तौर पे जिंदा रहने दें। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे चलता हूँ एक छोटे से ब्रेक की जानिब जी। इफ्तिखार साहब आपको इंटरप्ट करूंगा, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो अमेरिका ने अफगान सेंट्रल बैंक के 9.5 अरब डॉलर के असासे मुंजमद कर दिए। तो ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो इम्तियाज साहब और मांडला साहब से पूछूंगा कि क्या नई बनने वाली अफगान हुकूमत को आने वाले वक्त में माली तौर पर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है या नहीं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाज़रीन। इम्तियाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका ने अफगान सेंट्रल बैंक के 9.5 अरब डॉलर के असासे मुंजमद कर दिए। तो जो नई हुकूमत बनेगी अफगानिस्तान के अंदर, हुकूमत चलाने के लिए माली वसाइल तो बैकबोन का किरदार अदा करते हैं। माली वसाइल के बगैर तो कोई भी हुकूमत ज़्यादा वक्त क्या जी हुकूमत चल ही नहीं सकती। तो नई बनने वाली अफगान तालिबान की जो हुकूमत होगी उसको किस कदर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जी? देखिए मेरी बात सुने, ये जो है मैं समझता हूँ कि एक नेगेटिविटी है ना जो जिसकी तरफ जो अमेरिका वो गया है। हालांकि इसको चाहिए था इसी तालिबान के साथ इनके लीडर जो हैं मुल्ला अब्दुल गनी जो ब्रदर हैं, उनके साथ ये मुज़ाकरात करते रहे, नेगोशिएट करते रहे तो इनको सपोर्ट देते, ठीक है ना। लेकिन इनके जो जायज जो इनका अपना खजाना है, ये भी इनकी बेवकूफ़ी कि इन्होंने अमेरिका के बैंकों में रखे हुए थे सारे पैसे, तो बार उन्होंने उसको कर दिया। इसके साथ साथ IMF ने जो अगली किस्त देनी थी, जो उसका प्रोग्राम था अफगानिस्तान के लिए, वो भी उसने स्टॉप कर दी है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि IMF जो है वो भी अमेरिका के इशारे पे चल रहा है, USA के इशारे पे चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये अगर ऐसा होता है तो इससे अमेरिका को फायदा कोई नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका वहां से निकल चुका है। इसका फायदा अफगानिस्तान को होगा और चाइना को होगा, क्योंकि चाइना के ब्लॉक में ये अफगानिस्तान चला जाएगा, जो कि ऑलरेडी जो है मेरा ख्याल है उसमें बातचीत जो हो रही है। और चाइना ने ऑफर भी कर दी है कि जितने जो प्रोजेक्ट्स वहां पे इस वक्त पेंडिंग रह गए अफगानिस्तान के अंदर, वो चाइना जो है कंप्लीट करने के लिए तैयार है। ये एक उन्होंने ऑफर कर दी हुई है। इसके साथ रशिया भी है। तो ये जो CPEC वाला सारा ब्लॉक है ना,
ये सारा ब्लॉक जो है मेरा ख्याल है कि ये सपोर्ट करेगा अफगानिस्तान को और उसके जो माली मसाइल हैं उसको वो ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा है कि पाकिस्तान के साथ भी चूंकि ट्रेड जो है बहुत ज्यादा होती है, खाने पीने की अशिया इधर से ही जाती है अफगानिस्तान के अंदर, तो इस तरीके से अमेरिका मजबूर कर देगा तालिबान की हुकूमत को तो वो धकेल दे इनको चाइना की तरफ, जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिका की जो लीडरशिप है वो अगर विजडम रखती है, समझ रखती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझती है, तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी उसको नहीं मारनी चाहिए और इनके ये जो फंड्स हैं जो 9 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं ये फौरी तौर पर उनको रिलीज कर देने चाहिए ताकि वो अपने डे टू अफेयर्स के जो एक्सपेंसेस है उसको मीट कर सके। अदरवाइज फिर जाहिर बात है कि उसको अदर ऑप्शन देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने बता दिया कि चाइना उनकी हेल्प कर सकता है, उसमें रशिया उनकी हेल्प कर सकता है, बाकी ममालिक यहाँ मौजूद हैं वो हेल्प कर सकते हैं, तुर्की हेल्प कर सकता है, पाकिस्तान में टू सम एक्सटेंट हेल्प कर सकता है। तो ये चाइनीज ब्लॉक बन जाएगा 100%, जिसका नुकसान अल्टीमेटली अमेरिका को होगा। ठीक तो मैं अल्टीमेटली अमेरिका को नुकसान होगा। जी मांडला साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताएं कि समझते हैं कि अफगान हुकूमत जो नहीं बनेगी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा माली तौर पर, और ये समझते हैं आप कि अमेरिका को कहीं ना कहीं बैठकर निगोशिएशन का रास्ता निकालना चाहिए? देखिए फर्क बड़ा क्लियर है कि अमेरिका के पास एक ही हथियार है पूरी दुनिया में कि वो मुआशी पाबंदियां लगाकर लोगों को बेकारी बनाकर मजबूर करके कि वो मेरे दर के ऊपर आए और मत्था टेके और मेरी पॉलिसी को अपने मुल्कों में जो है वही अपनाए जो मैं पॉलिसी दूं, कि वहाँ फाशी कैसे होगी, अय्याशी कैसे होगी और बिल्कुल कुर्बानी कैसे होगी। जो निज़ाम वो चाहता है पूरी दुनिया में, उसके पास एक ही हथियार है कि अगर कोई बंदा इससे भी बाज नहीं आता तो वो आकर दुनिया में चढ़ाई कर देता है। आपने पिछले जो 20-25 साल में देखा नहीं, बुश हो, ओबामा हो, क्लिंटन हो, कितने ममालिक इस्लामी मुल्कों में मिलियंस ऑफ पीपल्स का इन्होंने मर्डर किया। बिल्कुल सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है वो अमेरिका, कि जब कोई पाबंदियों से बाज नहीं आता तो फिर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पाबंदियों का वो उनको दे रहा है प्रेशर अफगानिस्तान को, तो पूरी दुनिया समझ गई है कि तुम्हारी औकात क्या है, कि जिन्होंने 20 साल जंग लड़कर आपको शिकस्त फास दी और रातों को भागने पे मजबूर किया, आपने तो अपने दिन भी पूरे नहीं किए कि आपने तो 11 सितंबर को निकलना था, आप पहले भागना शुरू हो गए और इंक्लूडिंग उनके सारे इत्तेहादी और हमायती। अगर वो आपको 20 साल लड़के नहाते अफगानी कुव्वत अमानी के साथ आपको भगा सकते हैं तो वो सबसे बेहतर मुल्क भी चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे वो कभी इनके हथकंडों से जो है वो खौफजदा नहीं होंगे। बाकी जिस तरीके से इम्तियाज साहब ने बताया कि रशिया पूरी सपोर्ट करेगा, चाइना करेगा, तुर्की ने उनको ऑफर दे दी है, प्रेसिडेंट ने तैयब एर्दोगान ने, कि हम आपके साथ तावन करने को तैयार है। तो मुझे बताया कि उनको परेशानी क्या है। और बाकी जिस तरह से इफ्तिखार चौधरी साहब ने बताया कि उनकी ये ख्वाहिशात ही नहीं है, उनकी जरूरियात है। जरूरियात अल्लाह सुब्हाना ताला फकीरों की पूरी कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो ख्वाहिशात है वो बादशाहों की पूरी नहीं होती। बिल्कुल तो ख्वाहिशात तो उनके पास है ही नहीं। वो खेमों में रहने वाले, पत्थरों पहाड़ों में रहने वाले, तो उनको जो ये पाबंदियां क्या जो मेना रखती है उनके आगे, ये बिल्कुल भूल है उसकी अमेरिका की। और ये जिस तरीके से ये अमेरिका ज्यादा एक्सपोज होगा, अभी आज अगर अफगानिस्तान के ऊपर वो पाबंदियां लगाता है, उनके ऊपर सैंक्शन लगाता है और वो उनकी पाबंदियों को अपने जूते की नोक के ऊपर जब रखेंगे तो फिर जब दूसरे मुल्क जैसे हमारा है, दूसरे छोटे छोटे मुल्क जितने हैं, ये भी उसको जो है मजबूर करेंगे कि आज को भी जो है वो जूते की नोक के ऊपर रखो। ठीक है। तो मेरा ख्याल एक दरवाजा खोलेगा वो, जिस वजह से जो दूसरे छोटे जो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं उसके आगे वो भी अपना सर उठाकर जो उसको बताएंगे। जैसे हमारे ऊपर देखो ना, बिल्कुल कैसी तलवार उसने लटकाई हुई है कि FATF में नाम डालकर हमसे ज्यादा बड़ा दहशतगर्द जो है ना भारत है, उसका नाम FATF में नहीं। जो उसकी बात सुनता है उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं। वो मकबूजा कश्मीर में कत्ले आम करे, लाख से ज्यादा जो है ना वो कश्मीरियों को जो है ना वो मौत के घाट उतार चुका, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही वो दहशतगर्दी करवा रहा है, एक पाकिस्तान में नहीं, चाइना क्या जितने पड़ोसी तंग है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। अगर कोई उसके आगे बात करता है तो उसके ऊपर वो पाबंदी का जो है ना वो थ्रेड लगाना शुरू करता है। इफ्तिखार साहब समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को अपनी पॉलिसी के ऊपर गौर करना पड़ेगा, उसको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी?
जी फरूख, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी इफ्तिखार साहब, आपसे सवाल है मेरा, मुझे ये बताएं कि क्या वक्त आ नहीं गया कि अमेरिका को अपनी पॉलिसी पर गौर करना चाहिए, उसको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी देखिए अब? जी, सबसे पहले तो मैं इस दबंग तजिए पर खतीब पाकिस्तान और वॉइस ऑफ पाकिस्तान चौधरी खादम अली मांडला को सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत जुमला जो सुनहरी लफ्जों में लिखा जा सकता है कि जरूरियात तो खीर की भी पूरी हो जाती हैं और बादशाह की भी पूरी हो जाती बिल्कुल ऐसा ही है, है। क्या ख्वाहिशात बादशाहों बात की कम की है मुकम्मल मेरे नहीं होती। भाई ने, मेरी गुफ्तगू को जिस तरह खूबसूरत हुस्न दिया है। बाकी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सुन भी रहे हैं। आप जो बाइडन को बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स पाए, आप देखेंगे कि जो बाइडन अमेरिका का ओबामा नहीं है, बुश नहीं है, ट्रंप नहीं है। आई हैव ए बिग होप। मैं इस जाहिदा प्रेसिडेंट से उम्मीद करता हूं कि वो काम नहीं करेगा कि जिसने अमेरिका को वियतनाम में जलील किया, जिसने अमेरिका को अफगानिस्तान में परेशान किया और जिसने अमेरिका को पूरी दुनिया में जलील खार किया। मेरा अपना जाती तौर पर ख्याल है कि अफगान तालिबान जो इस वक्त रूल कर रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज से वो अपना सफर जारी रखे हुए। ये $9.5 अरब की जो बात है, ये भी मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है अमेरिका को ये मजबूर करे कि वो रिलीज करे। अफगानियों के साथ जो जुल्म हुआ आपने देखा होगा। लोग तो बिल्कुल ये ऐसा ही है। कहते हैं ना कि एयरपोर्ट के जहाज के लिए वो क्यों इस तरह भागे फिर रहे थे। यकीन कीजिए कि हर एक का अपना तबसरा है, लेकिन मेरा अपना जाती तौर पर ख्याल है कि ऐसी कौम जो 40 साल से ना जिसको स्कूल दिया गया, ना जिसको पढ़ने के लिए माहौल दिया गया, ना अमन दिया गया कि वो पढ़ लिख के अपना जो है बनाए, उस कौम का जो रवैया यही होगा। और बल्कि मैंने तो ये भी बात कही थी, पता नहीं मांडला साहब एग्री करते हैं या नहीं करते, कि इस नूर खां एयरबेस पे आज अगर कोई C-130 खड़ा हो जाए, तो ऐलान हो जाए कि आओ अमेरिका चलते हैं, तो मेरा ख्याल है हम लोग भी भाग दौड़ करके अफगानियों की तरह इस जहाज पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा कौमें ही है। जो है दबा दी गई हैं, कौमों के ऊपर जुल्म किया है इन लोगों ने हमें लड़ाई, बंदूक, नाली ये दी और खुद अपने आप को जनाब अली टेक्नोलॉजी में एडवांस किया। हमें उन्होंने महकूम रखा और अपने आप को हाकिम बना के रखा। अमेरिका बदला हुआ नजर मुझे आ रहा है, नहीं बदलेगा तो जूते कल भी खाए थे और जूते आज भी खाएगा। और फिर जो अगर जूते ही खाने हैं अमेरिका के नसीब में, कभी वियतनाम में और कभी अफगानिस्तान में, तो फिर मेरा ख्याल है कि यूरोप और अमेरिका के वो पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं कि अफगानियों को भी उसी तरह जीने का हक है और जिस तरह अमेरिकन को है, तो फिर अमेरिका के जो बाइडन का अगला इलेक्शन पता नहीं उम्र उनको इतनी मिलती है या नहीं मिलती। इफ्तिखार साहब, यहाँ मुझे एक और चीज़ बताइएगा, माजरा चाहता हूँ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि समझते हैं कि अफगान तालिबान की जो अभी हुकूमत बनेगी अफगानिस्तान के अंदर, इसकी पॉलिसीज अफगान अवाम के लिए अवाम दोस्त होंगी? क्योंकि अवाम के अंदर इस वक्त शक व शुबा पाया जाता है, पता नहीं हुकूमत कैसी बनेगी, सदर कौन है, हुकूमत चलेगी कैसे, हमारे लिए क्या पॉलिसीज बनेंगी? सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ फर्क, कि अफगान अवाम को परेशानी नहीं, पेट में मरोड़ उठ रहा है कि भाई वो कैसे चलाएं। बाबा कैसे चलाना है ये उनका अपना इशू है, ये उनका अपना मैटर है। जिन लोगों ने एक जालिम और जाबर को शिकस्त दी और एक नहीं तीसरी ताकत को ग्रेवयार्ड बना दिया, अब वो क्या अपना मामला रन नहीं कर सकते। 1994 में इक़्तिदार में आए, तारक एक लड़का मेरे पास काम करता था, वो टोयोटा का मैनेजर था, वहां पे मैं सऊदी अरेबिया में रीजनल हेड था एक कंपनी का। तो उसने कहा कि मैं काबुल मोटर्स का मैनेजर था, आप यकीन करें रोड के ऊपर जो चीज पड़ी हुई होती थी उसको कोई उठाता नहीं था, उसकी कास्ट जो है 0% तक चली गई थी। आप चाहते क्या है, आप ये दुनिया ये चाहती है कि ये दाढ़ी मूंड लें, ट्रेड ब्लेड इस्तेमाल करें, ये ऊंची शलवार पहने, बंद करके जीन पहने। वो पापा क्यों पहने?
जब उन्होंने लड़ाई लड़ी आपकी जीन और आपकी क्लीन शेव के खिलाफ और आपके गंदे और ये जो ताजा तरीन जमहूरी आपके जो चोंचले हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको नहीं चाहिए ये आपका हिस्सा, बिल्कुल ऐसा ही तो रहने थे। फिर मैंने बात की है कि भाई इसराइल को आप कहते कुछ नहीं हो, उनका आप अंदाजे बयान जो है, अंदाजे हुकूमत जो वो आपके सामने है। तो मैं अब भी ख्याल करता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करे। मैं देख रहा हूं, मैं उनकी बातों से मुझे कोई नजर आ रही है अच्छी पॉजिटिव चेंज। आज बड़ी जबरदस्त अच्छी बहस की है आपने, बहुत अच्छे मौजूद पे आपने लिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इम्तियाज़ हुसैन बड़ाई साहब से जानेंगे कि क्या वक्त आ गया अमेरिका को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए, इस बारे में उनका क्या ख्याल है। वेलकम बैक नाज़रीन। इम्तियाज़ साहब, आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताएं कि अमेरिका को आलमी सतह पर वक्त आ गया अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए या नहीं? देखिए, हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए अमेरिका से। उसकी रीज़न ये है कि जो बाइडन जो है ये उसी टीम का हिस्सा रहा है। आप प्रेसिडेंट बुश से लेके ओबामा के साथ ले लें, ये आपको शायद इल्म होगा कि सबसे यंगेस्ट ये सेनेटर रहा है जो बाइडन। बिल्कुल। तो ये अमेरिकन जो सिस्टम है, अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, इसका ये पार्ट रहा है, सेनेटर रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये प्रेसिडेंट बुश के दौरान भी ये इसके पास सरकारी रोल रहे हैं। फिर ओबामा के दौर में ये नायब सदर रहा है। तो ये सारी पॉलिसियां वही टो हो रही हैं। अगरचे अब इसकी जरूरत है इसको रिव्यू किया जाए, लेकिन जिस उम्र के स्टेज पे वो पहुंचे हुए हैं जो बाइडन, मुझे नहीं उम्मीद कि वो कोई ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा होगा। और दूसरा ये कि प्रेसिडेंट जो होता है ना वहाँ का, वो इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होता कि वो सारी पॉलिसी चेंज कर दे। पॉलिसी साथ अदारे जो हैं, जैसे नीचे पेंटागन है और दीगर अदारे जो हैं उनके, वो जो है वो काफी हद तक वो डिक्टेट कर रहे होते हैं। और पॉलिसीज के अंदर थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। अगरचे बेसिक मैंने पहले बात की है कि अमेरिका जो है इसकी जो साख बड़ी मुतासर हुई है पूरी दुनिया के अंदर, इसका इमेज खराब हुआ है। यूरोप के अंदर ये आइसोलेट हो गया, स्वाय यूके के, बाकी यूरोप के कोई मुल्क भी इसको ज्यादा पसंद नहीं करता। इसी तरह आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक मुल्क है जो इसको थोड़ा इसके साथ ज्यादा क्लोज है। अदरवाइज न्यूजीलैंड को ले लें, बाकी ममालिक को देख लें, एशिया के अंदर खास तौर पर पिट चुका है। चाइना के मुकाबले में आके इसने इंडिया के साथ जो स्पीकें बढ़ाई, उसकी वजह से चाइना के साथ भी दूरी हो गई है। रशिया जो है, जो एक बड़ी एक ऊपर बड़ी ताकत है, कभी सुपर पावर होती थी, तो वो जो है वो भी खुश नहीं इससे। तो पूरी दुनिया के अंदर जो इसको एक मैं कहूँगा कि लफ्ज बड़ा सख्त होगा कि एक गुंडे के तौर पर देखा जाता है कि जहां जाता है अपने ट्रुप्स भेज देता है। और कई बार आपने देखा होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अगर सलामती कौंसिल के अंदर इसकी करारदाद पास ना हो तो वो करारदाद वापस ले लेता है। जैसे इसने अटैक कर दिया था इराक के अंदर, आपने देखा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। इम्तियाज साहब, यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, आपने ब्रेक से पहले एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया था। पॉइंट क्या था इम्तियाज साहब? चौंका देने वाली खबर थी। आपने कहा था कि 2022 के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर आज़ाद होता नज़र आ रहा है मुझे। तो इम्तियाज़ साहब, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि कश्मीर का एक जो मसला है, आपको पता है पाकिस्तान का एक बड़ा पेचीदा मसला रहा है। हर गवर्नमेंट की इसके ऊपर तवज्जो रही है कि कश्मीर के मसले को किसी न किसी तरीके से हल किया जाए। प्रेसिडेंट जब मुशर्रफ साहब थे, अमरीत का दौर था, उस वक्त ये मसला थोड़ा बहुत हल होता नज़र आ रहा था, लेकिन बाद में फिर ये मसला बिगड़ गया। और इसी मसले की वजह से हमारा दिफा के ऊपर 80% बजट चला जाता है। इसी मसले की वजह से हमारी फ़ौजों को LOC के ऊपर कशीदगी का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें, जो आपने बात की कि आप देख रहे हैं 2022 के अंदर कश्मीर को आज़ाद होता हुआ। देखिए बात ये कि मैं ज़ाहिर बात है ना तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना ही मैं पामिस्ट हूँ लेकिन हमने चूंकि एक बीइंग एनालिस्ट के तौर पे, तजियाकार के तौर पे हमने एनालाइज करना होता है और फोरकास्ट हम करते हैं उसके ऊपर। इसमें मैं 2-3 चीजें देख रहा हूँ जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कश्मीर की आज़ादी का टाइम आ गया है। इसमें सबसे पहली चीज तो CPEC ही है, क्योंकि CPEC जो है, अब ये CPEC जो चाइना के इंटरेस्ट में है, बाकी ममालिक के इंटरेस्ट में है, और उसका जो रूट गुजरता है वो बिल्कुल आप कह लें कि हेल्ड कश्मीर के करीब से गुजरता है। अगर ये इसका मसला हल नहीं होता तो CPEC का जो रूट है, जिसके ऊपर आल्दो चाइना ने काफी हद तक लद्दाख के अंदर आपने देखा अपनी पोजीशन बेहतर कर ली है और उसको कुछ हद तक उसे सेव कर लिया, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर सेव करने के लिए और स्पेशली इस खित्ते के अंदर जंग को रोकने के लिए
क्योंकि सी पैक तभी कामयाब होगा जब इस खिते के अंदर अमन होगा। तो इस सूरत में एक तो ये कि सी पैक की रिक्वायरमेंट है, और उसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि चाइना का इंटरेस्ट है, बाकी जो ममालिक जो इसका हिस्सा बन रहे हैं, तो वो इसके अंदर तगोदो करेंगे। अब ये होगा कैसे आजाद? ये आजाद नेगोशिएशन से कोई नहीं होना, क्योंकि इसमें एक चीज, चले मैं और नई बात डाल देता हूँ आपको मेरा ख्याल है कि ये भी एक नई खबर होगी आपके लिए। ये भी मेरा एनालिसिस है कि अब अमेरिका जो है, चूंकि इस खिते में उसकी फौजें निकल गई है बाहर, क्योंकि अफगानिस्तान में वो बैठा हुआ था। अब मुझे लग रहा है कि एक नया शोशा छूटेगा और ये कहेंगे जी हम कश्मीर का मसला हल करवाते हैं, और उसमें हो सकता है कि इंटरनेशनल फोर्सेस को वहां पे दाखिल किया जाए और उसकी आड़ में अमेरिका की फौजें कश्मीर के अंदर जाके बैठ जाए, और उसके ऊपर वो कहें जी पहले हम हालात ठीक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्लेबिसाइड करवाएंगे। और ऐसी सूरत में इस खिते को मॉनिटर करने के लिए, चाइना की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मॉनिटर करने के लिए अमेरिका की फौजें जो हैं हेल्ड कश्मीर के अंदर जाके बैठ जाएं, और हो सकता है कि इंडिया उसको थोड़ी बहुत इजाजत भी दे दे। ठीक है, तो ये हो सकता है इंडिया उसको थोड़ी बहुत इजाजत दे दे। माजर चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट करूंगा। मांडला साहब आपकी तरफ आता हूँ। मांडला साहब, इम्तियाज साहब ने एक बात की है, इसको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी जो खिते के अंदर हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए कुछ भी पॉसिबल है। अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल अफ़गान फ़ौज की अमेरिका ने तरबियत की, अरबों डॉलर का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई, उनको भरपूर जदीद हथियार से लेस किया गया, लेकिन तालिबान जिनकी टोटल स्ट्रेंथ 75,000 थी, 3.5 लाख फ़ौज पसपा हो गई, मज़ामत भी नहीं की, उन्होंने रास्ता दे दिया, काबुल के अंदर कंट्रोल संभाल के अफ़गान बॉर्डर का मुकम्मल कंट्रोल चारों साइडों से उन्होंने संभाल लिया। ऐसी सूरत हाल में तो कुछ भी पॉसिबल है। कश्मीर का एक मसला आपने देखा होगा, अफ़गान तालिबान की एक वीडियो भी पिछले दिनों में आई थी कि हम कश्मीर के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से जिहाद करेंगे जैसे हमने अफ़गानिस्तान के अंदर किया, और कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे। समझते हैं आने वाले दिनों में कश्मीर वाला मसला भी कुछ इस तरीके का रुख इख्तियार करेगा? देखिए फरक साहब, बात यह है कि तवक्कुआत लगा लेना, मेरा ख्याल है वो तवक्कुआत की हद तक ही हो सकता है कि जहाँ तक हम तालिबान अफ़गानियों की बात करते हैं कि जैसे उन्होंने आज़ादी ली है, तो वो आज़ादी उनका हक था, उन्होंने कुर्बानी दी है। आज़ादी कुर्बानी मांगती है। पाकिस्तानियों ने 73 साल में क्या किया? ट्वीट किए हैं, मुजाहरे किए हैं, एहतजाज किए हैं, तकरीरें की हैं, कश्मीर काली पट्टियाँ बांधी हैं, यौम कश्मीर डे मनाए हैं, इससे आगे नहीं गए। बिल्कुल यही बात है। कभी कोई सफीर बन जाता है, ये मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये सफीरों का काम नहीं, ये शमशीरों का काम है। जब अल्लाह ताला की जात फरमाती है कि वला ताहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मोमिन, के आप सुस्ती ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन। बात ये है कि आप आगे तो जाओ, बिल्कुल यही बात कि जहाद तो करो। जहाद की तरफ आपको मौत आती है, जहाद के चैप्टर आपने किताबों से निकाल दिए। तो भाई ये जज्बा जहाद को उजागर करना पड़ेगा। जिस तरीके से दुश्मन कफार आपके ऊपर हमले कर रहा है, आपके हर काम के अंदर वो हमले कर रहा है। बिल्कुल ऐसा कि आपकी सकाफत आप देख लें, आपका कल्चर देख लें, आपको उसने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो तालिबान की बात करते हैं। तालिबान हुर्रियत पसंद है, आप अय्याशी पसंद है। वो पत्थरों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर सजदा रेज होते हैं, आप कलीनों और एयर कंडीशनर वाली मस्जिद में जाने से आ रही है। मांडला साहब, हम तो सफारती सतह पर बड़ा बेहतरीन मुकदमा लड़ वो रहे एक हैं, नजरिए के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, आप इक्तदार के लिए लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। आप अपने और उनके साथ कंपेयर करते हैं, तो कैसे मुमकिन है? ये हो ही नहीं सकता। बात यह है कि अगर आपने आज़ादी लेनी है कश्मीर की, और बड़ा दो टोक, ये एक तरफ हम शाहरग कहते हैं, मुझे ये बताए कि शाहरग बंदे की कट जाए, फंस जाए और बंदा जिंदा रहता है? कभी भी नहीं होता। तो यहाँ तो तड़फने भी कोई नहीं देता, कि यहाँ तो लोगों को मना करते हैं कि आप LOC की तरफ ना जाओ। भैया LOC के यहाँ बैठ के तकरीरों से आज़ाद होगा, बिल्कुल यहाँ मजारों से आज़ाद होगा, ट्वीट करने से आज़ाद होगा, हरकत नहीं होगा। 20 साल उन्होंने दुनिया के आगे लोहा बनाया, जहाद करके बनाया, बातों से नहीं माना। वो बिल्कुल यही बात है। $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी थी, 50 मुआलक की फौज थी, हर तरीके से असले से लैस थे,
तो उनको जो है मुंह की खानी पड़ी। एक दीवार जो है वो रेत की तरह जो है वहां साबित हुई है। मंडला साहब, वो साबित कदम थे। लेकिन ये बातें करते हैं जी वो होगा जी, ये सी पैक होगा, फलां होगा, डुबगान होगा। अमेरिका पहले भी वहां अफगानिस्तान को कोई इसलाह करने नहीं आया था, वहां भी उनके आने के को मिशन थे। बिल्कुल यही मिशन थे जो इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि वो मकबूजा कश्मीर में अपना पड़ाव कर सकता है, इंडिया उसको इजाज़त भी दे सकता है कि आप आकर जो अफगानिस्तान से आपने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया, वहाँ उसने सुपरविजन पाकिस्तान के ऊपर करनी थी, चाइना के ऊपर करनी थी, रशिया के ऊपर करनी थी, ये पूरे ब्लॉक के ऊपर उसने अपनी निगरानी रखनी थी। इस निगरानी का बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ से रसवाई है तो इंडिया उसको बुलाज इधर बैठा सकता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि वो ज़ाती जो है वो कश्मीरियों को दिला सकता है। ज़ाती जो है वो कुर्बानी मांगेगी, ये उन कश्मीरियों के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी ज़्यादा हक हमारा है। जो हम रोज़ कहते हैं हमारी शाह हक है, हमारे कायद मोहम्मद अली जना कायद आज़म जो है वो फरमा गया कि हमारी शाह हक है, तो शाह हक है तो कटी पड़ी है, फंसी हुई है, तो ये हम नारे लगा के कहते हैं। और जब भी कोई आता है उठ के बयान देता है हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, और जब एक आखिरी कश्मीरी मर जाएगा तो फिर भी बयान यही दोगे कि हम खड़े हैं। और खड़े तो जाके कोई जनाजे ही पढ़ लो उनके साथ, कोई एक बंदा लीडर, कोई सिपा सलार वहां जाके जनाजे ही पढ़ ले, तो पता चले यार वाकई वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। और बातों से आज़ादियाँ नहीं मिलेंगी, आज़ादी जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ मिलती हैं और अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखने से मिलती हैं। इनकी तवक्कल सारी किसी की अमेरिका पे, किसी की बरतानिया पे, किसी पे, अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखो, अल्लाह आपकी मदद करेगा और कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बात ही नहीं। अब इम्तियाज़ साहब आपकी तरफ आता हूँ, प्रोग्राम भी वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे इसके बाद। मांडला साहब ने आपके सामने एक बात की है अभी बड़ी खूबसूरत सी कि आज़ादी कुर्बानी मांगती है। ठंडे एसी के अंदर बैठ के, पंखे के नीचे बैठ के आज़ादी नहीं मिलती। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की अब तक जो पॉलिसी रही है वो को खासी ऐसा तो नहीं है, मज़ामती पॉलिसी नहीं रही। पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला हर सफारती सतह पर उजागर किया है, सफारती असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। तो समझते हैं इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है हमारे सफारती मिशन में, और हमारे वज़ीर ख़ारजा को ये चाहिए कि वो इसका मुकदमा थोड़ा और बेहतर तरीके से पेश करें। नहीं, देखिए हमेशा बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा होती है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर की वजह से 3 जंगें लड़ चुके हैं अभी तक। पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान जो था गंवाया कश्मीर की वजह से, जो ज़ाहिर बात है कि इंडिया के साथ जो आपने देखा 65 के अंदर जो वार हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी इंडिया को, और वो कश्मीर की वजह से शुरू हुई थी, आपको याद होगा। इसी तरह 48 में जो जंग हुई थी जिसके अंदर कश्मीर का ये कुछ हिस्सा जो है ये बच गया उसी जंग की वजह से, और कंट्रोल लाइन बन गई, तो ये भी उसी वजह से है। तो बार पाकिस्तान जो है जिस हद तक मेरा ख्याल जा सकता है उससे किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप यहाँ पे ऐसी आती रही है जो कॉम्प्रोमाइज थी। अब आप देखे रहे कि हमारी एक लीडरशिप बैठी है जो कि यूके के अंदर बैठी है, सब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा है वो बंदा, और मिल किसको रहा है, वो इंडियन को मिल रहा है वहां पे। इम्तियाज़ साहब वहाँ पे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इलाज करवा रहे हैं, वो तो बीमार हैं, प्लेटलेट्स कम थे, अब खून भी गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो वो तो कह रहे हैं जब तक मुकम्मल इलाज नहीं होता वापस नहीं आएंगे। तो सरगर्मियाँ तो उन्होंने जारी रखी हुई हैं, वो कह रहे हैं बंदा बोर हो जाता है घर में बैठ बैठ के। देखिए बात यह है कि ये तो एक आपने देखा ट्रिक किया उसने मियाँ नवाज शरीफ ने, और वहाँ यहाँ से जाली सर्टिफिकेट करके मैनेज करके वो यहाँ से चला गया है, जो कि जाना नहीं चाहिए था। और इसमें मैं कहता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट जो उसका भी कसूर है, इनको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। एक सजा याफ्ता शख्स जो है, ये पहली एग्जाम्पल है कि उसको इजाज़त दी गई कि मुल्क से बाहर चला जाए, और वहाँ जाके वो बैठ गया। तो ये तो मैं समझता हूँ इससे पहले अल्ताफ भाई एक बैठा हुआ वहाँ पे जो हमेशा के लिए लाइबिलिटी बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल यही बात है। लेकिन नवाज शरीफ के लिए सिचुएशन डिफरेंट है। वो पाकिस्तान का शहरी है, अभी तक यूके का सिटीजन नहीं बना, और उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, इसलिए उसका वीजा भी एक्सटेंड नहीं हुआ, और ना ही कोई वीजा उसको मिलेगा, क्योंकि जब तक पासपोर्ट ना हो किसी बंदे के पास उसको वीजा नहीं दिया जाता। फिर इसके साथ साथ वो सजा याफ्ता शख्स है, जबकि अल्ताफ हुसैन जो सजा याफ्ता नहीं था वो ब्रिटिश सिटीजन है वैसे ना। तो ये एक फर्क है दोनों के अंदर। अब वहां से बैठ के आप देखें पाकिस्तान की वो सियासत कर रहा है, और यहाँ पे जो मीटिंगें होती है, पीडीएम की मीटिंगें हो या कोई हो या जलसा आम हो, उसके अंदर वो खिताब भी करता है। ये कैसा बीमार है जो वहां बैठा खिताब कर रहा है। अब मैं ये समझता हूँ इसके अंदर जो बरतानिया की गवर्नमेंट है उसकी भी दोगली पॉलिसी है, बरतानिया की गवर्नमेंट की दोगली पॉलिसी है। मांडला साहब ये तो मौजूदा हुकूमत ने भेजा था इनको इलाज करवाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा शीरी मज़ारी को तो रोना ही नहीं आता, उसने रिपोर्टें देखी उसको रोना आ गया। तो ये कब वापस आएंगे, कैसे वापस आएंगे? देखो जी, इमरान किसने रोना है, कौन रोता है, सबको पता है। इस निज़ाम में इतने
दम ही नहीं है कि किसी चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट, जालिम, कातिल को जो है ना वो सज़ा दे सके। और इसको सज़ा दी थी ये जो मफरूर आज़म बार है, तो ये आपकी जेल की सलाखें जो है ना वो नरम पड़ गई उनके लिए, बंद नहीं रख सकी। ये खादमे वाला यहाँ अरबों खरबों के इनके साथ हैं, बड़ी ट्रेल इनके पास है नहीं है। ये 5 मिनट का काम है, जो साबित नहीं होता, ये गरीब आदमी से कैसे साबित हो जाता है। तो यहाँ देखो ना, आप बात हो रही कश्मीर की कि इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है तो वहाँ जो इलेक्शन कैंपेन चलती है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बनाते हैं। बिल्कुल यही बात है। तो यहाँ कभी बयानियाँ बना कि आपने कश्मीर लेना है? भाई यहाँ तो कोई तरीकाकार ही नहीं है कि भाई कैसे कश्मीर लेना है, क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रैटेजी है। अभी आजाद कश्मीर में आप देख ले, इलेक्शन होने को कितने दिन हो गए? बिल्कुल ऐसे आज तक कबीना डिसाइड दिया नहीं हो सकता। बिल्कुल जो कि आजादी कश्मीर का एक बेस कैंप था, आज वो इक्तदार का रेस कैंप बना हुआ है कि किसको कौन सी वजारत मिलनी है, किसको कौन सा जो है ना ओहदा देना है। जब पूरी सियासत पाकिस्तान की वहां आपने गंद जाके घसेट दिया, पीटीआई, पीपल पार्टी, नून लीग। मुझे बताएं कि जो कश्मीर कास्ट थी वो किसी एक जलसे में किसी ने डिस्कस किया कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम पॉलिसी बनाएंगे, हम मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराएंगे? किसी ने कोई नारा दिया? वहां जाके कोई कह रहा जी इमरान ने ये जुल्म किया है, कोई कह रहा नवाज शरीफ ने ये जुल्म किया है, कोई कहता है जरदारी ने मुल्क को लूटा है। मुझे बताओ इसके लग कोई उन्होंने दिया मंजूर उधर किसी एक जलसे में? नहीं, मरीम नवाज साहिबा ने एक अलग बात भी किया। उन्होंने कहा वहां ये जो मफरूर आज़म बाहर बैठा हुआ है, भारत में जाता है और नरेंद्र मोदी के जो है वो तकरीब बरदारी में जाता है, तो वो हुर्रियत पसंद लीडरों से मुलाकात नहीं करता खौफ का मारा। यहाँ कलभूषण जदेव पकड़ा गया, एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला। आज तक कभी भारत के मतलब को सख्त बयान नहीं दिया। बिल्कुल यही बात कि आप जुल्म करते हो, जुल्म बंद करो, नहीं तो हमारे कोई बयान तो कोई मर्दाना जो बयान ही नहीं है इनके पास है। आप कश्मीरियों की आजादी की बात करते हैं, दुख आता है कि आप कश्मीर के नाम के ऊपर सियासत तो करते हो, बिल्कुल बस सारी बातें करते हो पूरी दुनिया में। ए जी हम आगाही बड़ी फैला रहे हैं, ये कोई आगाही मुहिम है कि भाई गाही दुनिया में फैला रहे हैं आप? ये गाही का काम है। बिल्कुल यही बात है जी। ये तबाही मांगती है, आजादी ऐसे थोड़ी मिलती है। मांडला साहब, गाही में बनाओ जी। मरियम नवाज साहिबा ने चलते चलते आखिरी 30 सेकंड में बता दें, उन्होंने तो ये कहा था मांडला साहब कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीरियों का मुकदमा हमसे बेहतर कोई नहीं लड़ सकता, हम कश्मीर का ऐसा मिसाली मुकदमा लड़ेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आ जाती है कि कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। बात यह मुकदमे का काम नहीं है ना। कौन सा मुकदमा? वही करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर पड़ी है, और कहाँ लड़ना आपने मुकदमा? कलभूषण का मुकदमा तो आप लड़ नहीं पाए। बिल्कुल ऐसा ही सारी दुनिया के सामने है। जो माल मता जो पाकिस्तानी अदालतों ने मुकदमे आपके खिलाफ किए उसकी सजाएं तो काटो। बिल्कुल यही बात ये है। दुनिया को बताने से थोड़ा आता है। बिल्कुल ऐसा ही ये भी एक कैदी एक जमानत के ऊपर बात फिर रही है। ये निजाम है आपका। मांडला साहब भाषण दे रही है आप। प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। आखिरी 30 सेकंड में ये बता दें कि मौजूदा हालात और आने वाले हालात खित्ते के अंदर अमन सुकून देख रहे हैं? देखो जी, पूरी दुनिया जो है ना, बिलखसूस मुसलमान ममालिक अवाम जितने भी हैं अवाम है, ये हुक्मरानों की बात नहीं मैं करता हूँ, ये हुक्मरान जितने भी इस्लामी मुल्कों के है ये सब अमेरिका की गुलामी में, सब अमेरिका की गुलामी में जी। इम्तियाज साहब आखिरी 10 सेकंड में प्लीज मुझे ये बता दें कि आने वाले दिनों में खित्ते के हालात को बेहतर होता देख रहे हैं आप? अगला जी 1 साल जो मैं देख रहा हूँ बड़ा मुश्किल साल है, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है, इस खित्ते के लिए बड़ा मुश्किल है, और अफगानिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। और ये इस साल में इसमें अगर होशमंदी से काम किया इस खित्ते की लीडरशिप ने, जिसमें मैं कहूँगा चाइना, तुर्की, मलेशिया, रशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर इन्होंने होशमंदी से काम लिया और एक होके इन्होंने अपने आप को यहाँ पे मुनज़्ज़म ना किया तो बहुत ज्यादा नुकसानात यहाँ पे होंगे, बहुत ज्यादा नुकसानात होंगे जी। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया मांडला साहब। नाज़रीन, अब वक्त आ चुका है कि अमेरिका को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए, अमेरिका को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। खित्ते के अमन को लेकर, आलमी दुनिया के अमन को लेकर पॉलिसी बदलेगा अमेरिका तो ही अमेरिका, क्योंकि अब अमेरिका डू मोर का तो मुतालबा कर नहीं सकता पाकिस्तान के लिए। मांडला साहब ने एक बात की कि कश्मीर का मुकदमा जिहाद
वाली सिमत में जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने इक़्तिदार संभाला, उसी तरीके से कश्मीर के अंदर भी एक जहाद की मुहिम चलाई जाए और पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो वो कर सकती हैं, वैसा करना चाहिए। क्योंकि देखें कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और जब तक वो शहरक पाकिस्तान के साथ मिलेगी नहीं, उसका आपस में मिलाप नहीं होगा, वो मुकदमा मुकम्मल नहीं होगा। मेज़बान फर्रुख महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।